हाय, दिस इज ब्रजेश शर्मा फ्रॉम मोक्ष। सो आज हम बात करेंगे कि अगर आप एमबीबीएस किसी भी कंट्री से कर रहे हैं या कोई भी यूनिवर्सिटी है तो आपके पास पीजी करने के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो पीजी ऑप्शंस आफ्टर एमबीबीएस अब्रॉड। ठीक है। सो मैंने अब्रॉड से एमबीबीएस किया, मैंने रशिया से किया, मैंने इजिप्ट से किया, मैंने बांग्लादेश से किया, नेपाल, जॉर्जिया, कहीं से भी मैं एमबीबीएस कर रहा हूं तो मैं पीजी के कौन कौन से ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकता हूं। जो पॉपुलर ऑप्शंस हैं हम केवल उन्हीं की बात करेंगे, किसी एक्सेप्शनल ऑप्शन की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है यूएसएमएलई, एमआरसीपी और प्लेब। नेक्स्ट तो ये चार सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन हैं जो कि लोग प्लान करते हैं। सो इनमें से आज हम लोग जो बात करेंगे वो स्पेशली हम लोग यूएसएमएलई के बारे में बात करेंगे कि ये एग्जाम है क्या और कैसे होता है, इसका पूरे प्रोसेस को समझेंगे। राइट। सो यूएसएमएलई, यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। तो इट्स ए यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। नाम से ही क्लियर है कि यूएस में मेडिकल लाइसेंसिंग के लिए जो एग्जाम है वो एग्जाम जो है वहां से मैं उसको क्लियर करके मेडिकल पीजी कर सकता हूं। ठीक है। सो इसको ओन कौन करता है? हु द कस्टोडियन ऑफ दिस एग्जाम? सो अगर मैं बात करूं, एक है हमारा फेडरेशन स्टेट मेडिकल बोर्ड, फेडरेशन ऑफ स्टेट मेडिकल बोर्ड। पहला कस्टोडियन तो हो गया, इसको हम बोल सकते हैं एफएसएमबी। ठीक है। तो ये इसका पहला कस्टोडियन हो गया। दूसरा कस्टोडियन इसका है नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जाम, नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जाम। क्या लिखेंगे इसको? एनबीएमई। अब ये कस्टोडियन तो है, बट अगर मैं यूएस का और कनाडा का सिटीजन हूं तो मुझे ये बोलेंगे कि भाई आप मेरे थ्रू आओ। लेकिन बीइंग एन इंडियन या इसके अलावा और भी कोई सिटीजन है और वो ये करना चाहता है तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से बॉडी बनाई हुई है जिसको बोलते हैं ECFM जी। ये क्या है? एजुकेशनल कमीशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। नाम से समझ में आ गया कि एक एजुकेशन कमीशन है जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए ही है। हम सब के लिए ये एप्लीकेबल है। नाम में एफएमजी, बट जब भी वो हमको बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे? आईएमजी, यानी इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट। सो आप कभी भी यूएस में बात करेंगे तो वो कभी एफएमजी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे आप आईएमजी हो या यूएस कनाडा के सिटीजन हो। ठीक है। नाम इसके साथ है। सो पहला चीज, कौन ओन करता है, हमारे लिए कौन रिलेवेंट है। अब ये एग्जाम जो है इट्स ए 3 स्टेप एग्जाम। ये 3 पार्ट में होने वाला एग्जाम है। ठीक है। सो आई कॉल, पहला पार्ट है स्टेप 1। अब स्टेप 1 एग्जाम क्या है? ये स्टेप 1 इज ए 1 डे एग्जाम, एक दिन का एग्जाम है। ड्यूरेशन क्या है? 8 आवर्स। इस 8 घंटे में क्या करना है? 7 घंटे एग्जाम होगा, 1 घंटा मुझे कुछ और चीजों के लिए मिलेगा। तो 7 आवर्स एग्जाम है। और ये जो 1 आवर है, यहां पर जो है 1 आवर जो है वो क्या है? जब मैं एग्जाम दूंगा तो 15 मिनट्स, 15 में मुझे क्या मिल रहा है? ट्यूटोरियल्स पढ़ने के लिए मिल रहा है कि एग्जाम देना कैसे है। जब मैं सेंटर पे जाऊंगा ना तो 15 मिनट मुझे ट्यूटोरियल्स मिलेगा। जैसे वो हमको भी एग्जाम देते ना, एग्जाम से पहले टाइम मिलता है हमको कि कैसे करना है, क्या करना है। और 45 मिनट्स ब्रेक है। ठीक है। अब ये 7 घंटे में करना क्या है?
280 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 280 क्वेश्चन 7 ब्लॉक में होंगे, ईच ब्लॉक 40 क्वेश्चन। ठीक है, कितना हो गया? 40 क्वेश्चन इन ईच ब्लॉक, 7 ब्लॉक्स, 280 क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है? 8 घंटे में 7 घंटे एग्जाम कर रहा हूं, 1 घंटा मुझे ब्रेक ट्यूटर्स पढ़ने के लिए मिल रहा है, और बाकी मैं हर ब्लॉक में ये कर रहा हूं। तो यूजुअली अगर आप किसी से बात करेंगे, लोग बोलेंगे एक ब्लॉक 1 घंटे का या एक क्वेश्चन 90 सेकेंड्स का। कैलकुलेशन ये नहीं है, आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, आप 50 मिनट में करके चले आइए, 30 मिनट में करके चले आइए, बट 1 घंटे से ज्यादा आपको उसके लिए नहीं मिलेगा, और जो भी टाइम आप बचाएंगे वो आपके ब्रेक टाइम में आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम क्या है? ये एग्जाम पास और फेल एग्जाम है। ईदर यू पास इट और यू फेल इट। ठीक है, मेरे पास 280 क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा हर क्वेश्चन का मुझे 1 मार्क मिलेगा प्लस, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, सही किया तो 1 मिलेगा, नहीं किया तो 0 मिलेगा, और मुझे 196 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। पास होने के लिए कुछ समय पहले तक इस एग्जाम में मार्क्स मिलते थे, अभी उन्होंने मार्क्स देना बंद कर दिया और उसको पास एंड फेल बोल दिया है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप जब भी क्वेश्चन सही करते हैं, पेपर जो एडेप्टिव पेपर्स होते हैं, यानी सिस्टम समझ पाता है कि आप क्या चीज अच्छा कर रहे हो और क्या चीज में आप नहीं कर रहे हो, और उसी के हिसाब से वो नेक्स्ट ब्लॉक के क्वेश्चंस को बनाता है। यानी दे ट्राई टू फाइंड कि आप कहां उलझ सकते हो। ठीक है, दे कर सकते हो। ये एग्जाम जो आपको टेस्ट कर रहा है वो आपके प्री एंड पैरा सब्जेक्ट्स को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, प्री एंड पैरा क्या है? एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये जो आप पहले 2 साल में पढ़ते हो ना, अगर आप इंडिया के अंदर पढ़ रहे हो तो फर्स्ट 2 इयर्स में आप प्री एंड पैरा पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर में प्री पढ़ते हो, सेकेंड ईयर पैरा पढ़ते हो, यानी आप सेकेंड ईयर के बाद आप ये एग्जाम लिख सकते हो। बट हमने क्या बोला कि सर मैं तो एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहा हूं, एग्जाम कॉमन है। अगर मैं अब्रॉड से कर रहा हूं, जो कंट्री आपको 5 साल और प्लस 1 साल का इंटर्नशिप देती है, वहां पर आप यूजुअली सेकेंड ईयर के बाद कर सकते हो। जिन कंट्रीज में आपका प्रोग्राम 6 साल का जा रहा है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, मैंने क्या लिखा? इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, तो वहां पे आप क्या करोगे? इसको यूजुअली 3rd ईयर के बाद दोगे। ठीक है, क्योंकि आप पहले 3 साल में प्री एंड पैरा पढ़ते हो। अब ये तो यहां पर खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या है? स्टेप 2। अभी स्टेप 2 भी 1 दिन का ही एग्जाम है। ठीक है, पर ये क्या चेक करेगा? ये आपकी सारी क्लिनिकल स्किल्स को चेक कर रहा है, क्लिनिकल नॉलेज को चेक कर रहा है। ठीक है, और इसके नाम में भी स्टेप 2 सीके है, नाम ही स्टेप 2 सीके है, इस नाम में ही स्टेप 1 है। ठीक है, तो ये सारी क्लिनिकल नॉलेज को चेक कर रहा है, जो आप सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे पीडियाट्रिक, ओबीजी, बाय, साइकेट्री, मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट है। ठीक है, आप उसको पढ़ते हैं। ऑफकोर्स दे कर सकते हैं, जब ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे इंडिया के अंदर 5th ईयर के बाद से 4.5 ईयर के बाद, क्योंकि उसके बाद इंटर्नशिप चालू हो जाती है, और रशिया में आप या जॉर्जिया में आप 6 ईयर के बाद दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट ही तरीके खत्म होने वाले हैं वहां पे। अब ये एग्जाम क्या है? ये 9 घंटे का एग्जाम है। इट इज 9 आवर्स एग्जाम। कितने ब्लॉक हैं? 8 ब्लॉक हैं। अब इसमें 8 ब्लॉक में जो 7 ब्लॉक हैं, दे आर 40 क्वेश्चन। 8वां ब्लॉक 8th ब्लॉक जो है वो 38 क्वेश्चंस का है। तो कुल मिला के 318 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड है। अगेन नो नेगेटिव मार्किंग, फॉर एवरी राइट आंसर यू विल गेट +1। ठीक है, अब ये जो एग्जाम है, ये मार्क्स टेस्ट, आपको इसमें बराबर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आपने बोला कि सर ये तो पास और फेल है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो गया, पास हो गया तो क्या हो गया? इफ यू पास, स्कोर इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स। 7 साल तक मजे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फेल हो गए तो आपको 4 अटेम्प्ट ही मिलते हैं, पहला फेल, दूसरा फेल, तीसरा, चौथा, स्टोरी एंड हो गई। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना।
ठीक है, तो अब ये क्या हो गया कि मैंने ये भी दिया, ये भी दिया। सर ये एग्जाम तो बता दिया, वन डे है, ये कर सकता हूं, दूंगा कहां? ये सारे एग्जाम्स होते हैं प्रो मैट्रिक सेंटर पे। प्रो मैट्रिक सेंटर्स इंडिया के अंदर जो आपकी 6 मेट्रोज हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, ये सब जो जगह हैं ये प्रो मैट्रिक सेंटर्स हैं। आप इन पर जाइए, अपना प्रो मैट्रिक सेंटर के ऊपर जाके डेट एंड टाइम पहले से सेट कर लीजिए, ब्लॉक कर लीजिए और एग्जाम दे दीजिए। द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम इज, आप इस एग्जाम को किसी भी दिन लिखो। से मैंने बोला कि भाई सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, मैं तैयार हूं, मैंने ब्लॉक देखा, 2 महीने बाद का टाइम स्लॉट अवेलेबल है, मैंने कर दिया। 3 महीने बाद का अवेलेबल है, कर दिया। यानी जिस दिन मैं तैयार हूं, अगर मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं कभी भी लिख सकता हूं। हमारे बाकी एग्जाम में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ डेट। वो डेट क्या कहती है कि इस दिन इस टाइम पर एग्जाम होगा। तो ये एग्जाम आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, आप कभी भी इन एग्जाम्स को आप लिख सकते हैं। सो ये दोनों एग्जाम क्या है, आपको प्रो मैट्रिक सेंटर इंडिया में ही मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाना है। फीस जरूर जमा करनी है, पैसा लगता है $1000 के करीब, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज थर्ड इज स्टेप 3। ये क्या है? ये पेशेंट मैनेजमेंट टेस्ट है कि पेशेंट का हिस्ट्री कैसे लेना है, डायग्नोसिस कैसे करना है। वहां पे डमी पेशेंट्स बैठे रहते हैं और वो प्रिटेंड करते हैं, ठीक है ना, कि मुझे ऐसा है, और देन यू टेक, उनसे आप सवाल पूछते हैं, उसके बेसिस पर आप ये एग्जाम लिखते हैं। ये लाइसेंसिंग एग्जाम है। इसको आप अपना कोर्स शुरू करने से पहले भी कर सकते हैं, कोर्स शुरू करने के बाद जब आपका मेडिकल पीजी, यानी उसको यूएस में क्या बोलते हैं, रेजिडेंसी, ठीक है, उसको वहां पे बोलते हैं रेजिडेंसी। ड्यूरिंग रेजिडेंसी भी आप इस एग्जाम को लिख सकते हो, ठीक है। ये तो ये हो गया कि भाई मैं एग्जाम कब लिख सकता हूं, कहां लिख सकता हूं। तीसरी चीज जो सबसे अलग बनाती है एग्जाम को, वो इनका एक सिस्टम है। वो ये कहता है दिस ऑल अबाउट एकेडमिक्स। मैंने अच्छा किया, एग्जाम किया, क्या मेरा एग्जाम में एकेडमिकली अच्छा करना इज गुड एनफ टू बिकम ए डॉक्टर इन यूएस? नहीं। वो ये कहते हैं कि यूएस के अंदर केवल वही डॉक्टर बन सकता है जो डॉक्टर बनने की काबिलियत रखता है। और से फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूं, या मैं एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि यार मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही बनने के लिए बना हूं, ठीक है। सो इसके लिए क्या करते हैं, वो ये कहते हैं स्टेप 1 और स्टेप 2 करने के बाद आप उनके एक पोर्टल होता है, इरास पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक रेजिडेंसी एप्लीकेशन सिस्टम होता है। इस पोर्टल के अंदर आप अप्लाई करते हैं, जो आपको लगता है कि भाई मुझे इधर जाकर मेडिकल पीजी करना है इन कॉलेज से, उन सबका अपना चॉइस डालते हैं। अब जब चॉइस डालेंगे तो जो वो पर्टिकुलर कॉलेज होते हैं वो देखते हैं कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंप्रेसिव हैं, जिनको बुलाया जाए और उनका इंटरव्यू लिया जाए। मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, इंटरव्यू लिया जाए। इसका मतलब केवल मार्क्स के बेसिस पर आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपको पर्सनली असेस किया जाएगा। तो पर्सनल असेस करने के लिए क्या होगा, यू अप्लाई। से मैंने बोला मैंने 10 हॉस्पिटल्स को अप्लाई किया फॉर माई मास्टर्स ओवर देयर। अब वो 10 हॉस्पिटल के अंदर 10 प्रोग्राम डायरेक्टर बैठे हैं जिनका काम है कि भाई मेडिकल रेजिडेंसी के लिए कौन कौन से प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको बुलाओ और असेस करो। वो अपने बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे जिन्होंने अप्लाई किया, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। नाउ आप इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। अब इंटरव्यू में क्या देख रहे हैं, आपका एकेडमिक्स तो क्लियर है, यानी मैंने इधर अच्छा किया, मैंने अच्छा किया तो ही तो मैं जाके उधर पहुंचा हूं। लेकिन वो कहते हैं इसके अलावा भी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी है, जैसे आपका प्रोफाइल कैसा है। ओवरऑल प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। इंडिया में क्या है, नीट पीजी में इफ आई एम द टॉपर, मेरे मार्क्स सबसे अच्छे आए तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा स्पेशलिटी और कौन सा हॉस्पिटल चाहिए, ठीक है। प्योर एकेडमिक्स ये कहते हैं कि नहीं, मुझे कंप्लीट प्रोफाइल देखना है। आप जब यहां पर जाएंगे वो प्रोफाइल देखेंगे, वो कहेंगे अच्छा आप क्या करना चाहते हैं, आपने बोला मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो बोले वो दिखाइए वो कौन सी ऐसी चीजें जो स्टैब्लिश करती हैं कि आप एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनने के लायक हैं। अब यहां पर जो रोल आता है वो बड़ी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं सीवी बिल्डिंग, यानी जो प्रोग्राम डायरेक्टर है वो क्या देख रहा है, आपका सीवी देख रहा है कि आप ओवरऑल हो क्या। अब सीवी बिल्डिंग मतलब आपने अपना सीवी को कैसा बनाया, आपने अपने कॉलेज के अंदर, मैंने ऑर्थोपेडिक किया, मेरे उसके स्कोर्स कैसे थे,
मैंने अगर ऑर्थोपेडिक किया, क्या मैंने से कोई रिलेटेड रिसर्च या किसी दूसरी तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया क्या? ये वो सारी चीजें हैं जो सीबी बिल्डिंग के अंदर आती हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसके पास यूएस हेल्थ केयर में काम करने का एक्सपीरियंस है तो मैं उसको प्रिफर करूंगा। यानी जिसको ऑलरेडी ये सिस्टम का आइडिया है, वो सिस्टम जो है कैंडिडेट है, वो मेरे लिए पहली चॉइस होगा। नाउ सवाल ये उठता है कि अभी तक मैंने अपना रेजिडेंसी उधर शुरू ही नहीं किया तो मेरे पास एक्सपीरियंस आएगा कैसे? उसका जो तरीका है कि आप जब अपना स्टेप 2 सीके देते हैं, स्टेप 2 सीके के बाद आप यूएस के हॉस्पिटल्स में अप्लाई करते हैं फॉर द इलेक्टिव्स। ये इलेक्टिव्स क्या हैं? ये इलेक्टिव्स जो हैं आप ऐसे समझ लें, जब हम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं हम इंटर्नशिप करते हैं। मैं एमबीए कर रहा हूं तो मैं इंटर्नशिप कर रहा हूं ताकि मुझे इंडस्ट्री का एक्सपोजर हो जाए। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूं तो मैं किसी टेक्निकल फील्ड में जाके इंटर्नशिप करता हूं कि वहां कैसा आईटी डेवलपमेंट होता है। ये सारी जो चीजें हैं, उसी तरह डॉक्टर्स जो हैं इंडिया के अंदर इंटर्नशिप करते हैं। पर ये क्या है? ये इलेक्टिव जो है आप जाके यूएस के हॉस्पिटल्स में करते हो। और क्यों कर रहे हो? कि सर मैं तो यूएस में आके प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये शॉर्ट 1-1 महीने के होते हैं। तो अगर मैंने बोला कि मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनना चाहता हूं तो मैं किसी ऐसे हॉस्पिटल में करूंगा जहां ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड जिसका एक रेपुटेशन हो, और मैं वहां पर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मैं 1 महीने का इलेक्टिव करना चाहता हूं, सो दैट मैं पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाऊं, मैं डायग्नोसिस कर पाऊं। ये कई तरह के होते हैं। ये ऑब्जर्वरशिप होते हैं, जहां पे कि पेशेंट को दूसरा डॉक्टर देख रहा है, आप केवल उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कई सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि यू आर अलाउड टू टच द पेशेंट, यू आर अलाउड टू डायग्नोसिस द पेशेंट। ठीक है, तो जिसको जहां केवल देख सकते हो उसकी वैल्यू कम है, जिसमें आप पेशेंट के साथ उसकी हिस्ट्री को डायग्नोसिस कर सकते हो, उसको हाथ लगा सकते हो, बाकी चीजें मेजर कर सकते हो, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जब आप ऐसे किसी इलेक्टिव को करते हो तो उसके बाद जो भी आपका सुपरवाइजरी डॉक्टर है, जो आपका सीनियर डॉक्टर है, वो आपको एलओआर देता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। कई बार सुना होगा, यदि मैंने क्या किया मुझे कोई नहीं जानता, यहां पर मैंने काम किया, मैंने अपने काम से उसको इंप्रेस किया, और उसके बाद ये डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में मैंने काम किया उसने मुझे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया कि ये सच कैंडिडेट इज रियली वेरी गुड, और ये सब उसका एक्सपीरियंस एक्सपोजर है। तो ये जो सीबी है इसके अंदर ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये एलओआर्स होंगे मेरे। ठीक है, तो मैंने क्या दिखाया, मैंने कॉलेज टाइम में क्या रिसर्च की, क्या जर्नल्स किए, सारी चीजें की, मेरे पास ये भी चीज है। जो सारे कैंडिडेट आ रहे हैं उससे आपको ये अलग बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम डायरेक्टर है उसको पता है कि दिस इज द राइट कैंडिडेट, जो बाकी कैंडिडेट से उसके पास एक अलग एज है। अब ये सारा हमें करना क्यों है, मुझे क्यों यूएसएमएलई करनी चाहिए? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैं जो यूएसएमएलई करना चाहता हूं इसका ग्लोबल एक्सेप्टेंस, यानी ये एक ऐसी डिग्री है कि दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर अगर मैंने किया तो मुझे डायरेक्टली मुझे पीजी की तरह रिकॉग्नाइज करती है इन आवर ओन कंट्री इंडिया। ठीक है, तो ग्लोबली एक्सेप्टेड डिग्री है। दूसरा, हाईली रिवॉर्डिंग, पैसा बहुत है। अगर मैंने ये डिग्री कर ली तो आई प्रॉब्ली अर्निंग 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, डिपेंडिंग ऑन स्पेशलिटी। मैंने किया क्या है? अगर मैं डोरमैट हूं, है ना, मैं प्लास्टिक सर्जरी में किया, मैंने ऑर्थो में किया, मैंने न्यूरो में किया, मैं कहीं यही हो सकता हूं, मैंने इंटरनल मेडिसिन में किया, आई माइट बी अर्निंग 1.5 करोड़। तो यानी यूएस के अंदर आप सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोगों में होंगे। ठीक है, पैसा कमाऊंगा, पर साथ में जब पढ़ाई करूंगा उस वक्त भी पैसा कमाऊंगा। जब आपकी रेजिडेंसी चालू होती है, जब चालू होती है, एट दैट टाइम ऑल्सो आप 40 से 50 लाख रुपए आपको कमाने को मिलते हैं इंडियन टर्म्स में अगर बात करूं। यानी पढ़ने का पैसा नहीं देना पढ़ते समय, बल्कि पैसा कमाना है। और हर साल ये 8 से 10 लाख रुपए बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूएस के अंदर जो मेडिकल पीजी है वो 3 साल, 4 साल, 5 साल कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलिटी। ठीक है, पढ़ते हुए कमा रहा हूं, पढ़ने के बाद खूब सारा कमाऊंगा, और मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाने का डिसाइड करूं तो मेरी डिग्री को हर कोई एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, चीजें बहुत हैं। अब कैसे करें? आप
मोक्ष में काउंसलर को फोन मारिए, मोक्ष में काउंसलर को फोन मारिए, सर मुझे पूरा समझना है कि टेस्ट कैसे होता है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है ना। वो आपको सारी चीजें बताएंगे। बिकॉज मुझे बताते हुए बड़ा एक प्राउड फील होता है, वी आर द लार्जेस्ट यूएसएमएलई प्रेप कंपनी इन इंडिया, ठीक है। हमारे ये इस वीडियोस को देख के, हमारे इन वीडियोस को देखकर जो बहुत सारे एजेंट्स भी एडुकेट होते हैं, मतलब उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारे वीडियो देखते हैं, समझते हैं यूएसएमएलई क्या है, क्योंकि जब बच्चा देखेगा तो सवाल भी पूछेगा, और सवाल पूछेगा तो वो ये तो नहीं कह सकता मुझे कुछ नहीं आता, तो ऑफकोर्स उनको भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। फर्क केवल एक है, मोक्ष में बच्चा आएगा बोलेगा सर कल से मुझे क्लास चाहिए, मैं कहूंगा बैच में आ जाओ, पढ़ना शुरू करो, और आपका मेंटोर भी कोई ऐसा ही होगा जो यूएस पहुंच गया, वो आपको मेंटोरशिप करेगा। और एजेंट क्या बोलेगा, एजेंट ये बोलेगा अरे यार ये तो बेवकूफ बनाते हैं, अभी जरूरत नहीं है, वो तो थर्ड ईयर के बाद एग्जाम देना भी थे, करना क्या है, तो थर्ड ईयर के बाद सोचना। आप हमेशा याद रखना, जब आपकी प्रिपरेशन जितनी डिले होगी आपके चांसेस उतने ही कम होंगे। तो सक्सेसफुल वही है जो डे वन से तैयारी करता है। एक फन फैक्ट बताता हूं, यूएस के अंदर कुल मिला के करीब करीब 9.5 लाख एक्टिव फिजिशियंस हैं, यानी 9.5 लाख डॉक्टर्स काम कर रहे हैं यूएस के अंदर, जिनमें से 1 लाख इंडियन है। वो पता है क्या बोलेंगे एजेंट, अरे ये एग्जाम होता नहीं है, नहीं निकलेगा तुमसे, है ना, बताया बहुत सिंपल है, मुश्किल है। ये जर्नी 9.5 लाख में से 1 लाख यानी 10% डॉक्टर्स यूएस के अंदर इंडियंस हैं, एंड टॉप ऑफ दैट द लार्जेस्ट डॉक्टर्स इन यूएस फॉर एनी कंट्री इन नंबर्स आर इंडियंस। तो यूएस कनाडा की सिटी को छोड़ दें, अगर कोई भी डॉक्टर अगर मिल रहा है तो सबसे ज्यादा आपको इंडियंस ही मिलेंगे। तो इसका मतलब है ये सक्सेस स्टोरी कि नहीं 1, 2, 4, 10, 500, 1000, 2, 4, 6, 10,000 की नहीं है, ये स्टोरी 1 लाख लोगों की है, ठीक है। तो इसका मतलब जिस चीज को लाखों लोग कर सकते हैं ना, उसका मतलब उसको आप भी कर सकते हो। आई नेवर टॉक अबाउट एक्सेप्शंस। हम कभी नहीं बोलते अरे भाई किसी बच्चे के 700 मार्क्स भी आए, अरे 10-20 बच्चों के 700 मार्क्स आए 20 लाख बच्चों में से, वो एक्सेप्शन है। पर अगर 1 लाख लोगों ने ये जर्नी पूरा किया है, इंडियंस ने, आप जैसे लोगों ने, तो इसका मतलब ये जर्नी पूरा हो सकता है। मोक्ष एकेडमी का एक ऐप है, उसमें आप रजिस्टर करो, ठीक है। आपका फ्री बैच में चले जाओ, उधर वीडियो देखो, अपने आप को समझ लो क्या है, क्योंकि और कोई इंडिया में दे नहीं सकता। तो किसी के पास आफ्टर एडमिशन का रोड मैप है ही नहीं, तो वो आपको कभी बताएगा नहीं, मजबूरी में बताना पड़ा। अगर आपने पूछा तो वो उसके साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स बताएगा, तो आप उसको बोलो सर प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे मेरे लाइफ के करियर का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। मोक्ष बोलता है करियर बनाओ, बाकी लोग बोलते हैं एडमिशन लेकर मुझे भूल जाओ। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू रियली नीड, जस्ट ए एडमिशन इन एमबीबीएस और यू नीड ए कंप्लीट करियर रोड मैप टिल योर मास्टर्स। अगले जो हम वीडियो में बात करेंगे वो किसी सेकंड कंट्री के बारे में बात करेंगे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग मोक्ष वीडियोज, मोक्ष चैनल्स। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, आपकी नॉलेज में कोई इसको फायदा होता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब मोक्ष चैनल। थैंक यू।